हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MDZ ऑलराउंड। तो दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लाम में एमएससी केमिस्ट्री 2022 जो 11 जून 2022 की जो एग्जामिनेशन हुई थी, मतलब कल या परसों जो एग्जामिनेशन हुई थी, उसका मैं सोल्यूशन लेकर आया हूं आंसर की के साथ। उस क्वेश्चन का मैं एनालिसिस करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। हाँ, इसका आंसर क्या रहने वाली है, इसका आंसर करेक्ट क्या रहने वाली है, जो मैं बताने वाला हूं इसका आंसर वो आपको 99% अप्रोक्स 100% आपका करेक्ट रहेगी। अभी तक इसका ऑफिशियली में आंसर की नहीं आई है, बट मैं इससे पहले मैं आपको 100% आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर, जो आपको 11 जून को एग्जामिनेशन हुई थी 2022 को एमएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए। उसका मैं पूरा एनालिसिस करूंगा क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर 1 से लेकर 50 तक मैं डिस्कस करने वाला हूं। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको 50 से लेकर 100 तक मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, और जो न्यू चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। तो इस वीडियो से आप आंसर मिला सकते हैं कि आपका आंसर क्या है और कितने मार्क्स आपको बन रहे हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो से जरूर मिलाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा कोई क्वेश्चन को लेकर के, डायरेक्ट आपको मैं आंसर बताऊंगा। अगर आप थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी तो उसमें थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर का जो इसका आंसर होगा, तो इस ऑप्शन से मुझे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि इसमें ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को आंसर ढूंढने की कोशिश किया, तो इसका आंसर आपको पॉलीविनाइल एसीटेट भी स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी है, और पॉलीइथाइलिन अब टेट्राथाइलेट भी एक स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है। क्योंकि सी जो आंसर है आपका पॉलीइथाइलिन टेट्राथाइलेट जो है वो एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। कंडेंसेशन पॉलीमर को ही हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी बोलते हैं। हाँ, तो ये भी आपका कंडेंसेशन पॉलीमर है, इसमें H2O एलिमिनेट होता है। तो ये भी सी ऑप्शन जो भी है ये भी स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है। और आपका पॉलीविनाइल एसीटेट हो या पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी आपका स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है। तो मुझे इस चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ए होगा कि सी होगा, बट आपको आंसर की आ जाएगी तो आपको कंफर्म मिल जाएगी। तो 1 से 2 क्वेश्चन जो है जो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुआ है, बस बाकी सब क्वेश्चन में 100% श्योरिटी है कि आपका आंसर करेक्ट है 100%। तो फर्स्ट ऑप्शन में ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, आप आंसर की आने पर आप मिला सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन के सेकंड ऑप्शन जो देख सकते हैं इसमें पूछा गया है, हाँ, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एमिनो एसिड एंड प्रोटीन। तो प्रोटीन और एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो आपका बनती है आपका पेप्टाइड लिंकेज का बॉन्ड बनती है। तो इसका जो आंसर होगा आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं, तो विच ऑफ द फ्लोइंग एक थर्मोसेट पॉलीमर। तो थर्मोसेट पॉलीमर इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही रहने वाली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर आपका 1 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जो है वो आपका थर्मोसेट पॉलीमर है। तो 3 का जो होगा आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब 4th नंबर में हम देख सकते हैं, 4 नंबर पूछा गया है 4th नंबर में, द शुगर कंस्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए। तो डीएनए में शुगर कंस्टिट्यूएंट कौन सा होता है? डीएनए का जो शुगर कंस्टिट्यूएंट होता है वो आपको डीऑक्सीराइबोज होता है। तो डीएनए का जो आपका शुगर कंस्टिट्यूएंट होता है वो आपको डीऑक्सीराइबोज होता है। आरएनए में जो शुगर कंस्टिट्यूएंट होता है वो आरडी राइबोज होता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया डीएनए में, तो डीएनए में आपको जो शुगर कंस्टिट्यूएंट होगा वो डीऑक्सीराइबोज होगा। आंसर बी, इसका 4 का बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। बट मैं एक्स्ट्रा बता दूं आपको, तो आरएनए में जो आपका होता है शुगर कंस्टिट्यूएंट वो आपका डी राइबोज होता है, बट इसका आंसर आपका हो जाएगा डीएनए में शुगर कंस्टिट्यूएंट, उसका आंसर बी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगी। 5th नंबर क्वेश्चन का आप देख सकते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्रास आर। तो ब्रास जो होता है, ब्रास होता क्या? तो ब्रास आपको होता है एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर एंड जिंक का एलॉय होता है, मिक्सचर होता है, और ये एक हार्ड येलो मेटल होता है जो कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। तो आंसर होगा आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, कॉपर एंड जिंक। अब 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट इज ए कॉमन सोडा लाइम ग्लास और बोरोसिलिकेट ग्लास। बोरोसिलिकेट ग्लास एंड सोडा लाइम ग्लास के बीच में कॉमन कंस्टिट्यूएंट कौन सा है? तो कॉमन कंस्टिट्यूएंट जो होती है मैं आपको बता देता हूं, तो उसमें SiO2 होता है, B2O3 होता है, और Na2O होता है, और L2O3 होता है। ये आपके अंदर जो होता है कॉमन कंस्टिट्यूएंट होता है सोडा लाइम एंड बोरोसिलिकेट के अंदर। तो इस ऑप्शन में आपका N2O भी है और SiO2 भी है, तो इसमें दोनों कॉमन मिल रहा है। Na2O भी कॉमन होती है सोडा लाइम में भी, और बोरोसिलिकेट में दोनों प्रेजेंट होता है, और SiO2 भी होता है सोडा लाइम एंड बोरोसिलिकेट ग्लास में दोनों प्रेजेंट होता है। बट यहाँ पर हमको आंसर जो होगा आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, SiO2। अब क्यों होगा और Na2O क्यों नहीं हुआ? तो Na2 इसलिए नहीं होगा कि सोडा लाइम में जो ग्लास, सोडा लाइम ग्लास में होता क्या है कि जो सब्सटेंसेस होते हैं, मटेरियल प्रेजेंट होता है, वो सोडा लाइम में Na2O जो होता है वो 15% होता है, और बोरोसिलिकेट जो होता है वो आपका
Na2O जो 4 से 8% होता है, तो दोनों में जो कॉमन तो होता है बट परसेंटेज का डिफरेंस होता है। बट SiO2 जो होता है वो सोडा लाइम के अंदर वो आपका 73% होता है प्रेजेंट, और बोरोसिलिकेट के अंदर जो SiO2 होता है वो 70 से 80% प्रेजेंट होता है, मतलब अप्रोक्स सेम ही होता है। तो इसके हिसाब से इसका जो कंफर्म आपका जो कॉमन होगा, कॉमन सब्सटेंसेस या मटेरियल, तो SiO2 जो होगा अप्रोक्स कंफर्म होगा, दोनों में इक्वल में पाया जाता है, सोडा लाइम में भी पाया जाता है और बोरोसिलिकेट में, दोनों में इक्वल परसेंटेज में पाया जाता है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, बी आंसर नहीं होने की चांसेस है, बट आंसर की आपको कंफर्म हो जाएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग जो होगा आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, और जो आंसर की आने वाली है उसमें भी डी ही होगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या, द रिएजेंट यूज्ड इन एन टर्मिनल अमीनो एसिड कैटालाइसिस प्रोटीन बाय द एंडमैन टेक्निक्स। तो इसमें पूछा गया कौन सा रीजन हम यूज करते हैं एन टर्मिनल अमीनो एसिड एनालिसिस के लिए, तो सिंपल इसका सी आंसर पर करेक्ट हो जाएगी, 2,4-DNP होगा, मतलब कि 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन इसका आंसर हो जाएगा, सी आंसर पर करेक्ट हो जाएगी। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो विच पॉलीमर इज फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ हेक्सा मिथिलीन डाइएमीन ऑफ सिबेसिस एसिड। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है हेक्सा मिथिलीन डाइएमीन और सिबेसिस एसिड को हम पॉलीमराइज करते हैं तो कौन सा पॉलीमरेशन फॉर्मेशन होती है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये पॉलीमर क्वेश्चन है, और हाँ इस बार 2022 के अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया में MSc केमिस्ट्री का पॉलीमराइजेशन से या पॉलीमर से काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिली है। तो इसका जो आंसर होगा कि हेक्सा मिथिलीन डाइएमीन और सिबेसिस एसिड को हम जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो क्या फॉर्म होती है, तो नायलॉन 610 आपका फॉर्म होती है। तो इसका जो आंसर आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, नायलॉन 610। अब मैं आपको बता दूं कि हेक्सा डाइएमीन और एडिपिक एसिड को जब हम पॉलीमराइज करते हैं तो आपका नायलॉन 66 का फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और उसके बाद हम बता दूं आपको कि कैप्रोलैक्टम को जब हम हीट करते हैं तो सिर्फ नायलॉन 6 का फॉर्मेशन होती है। बट इसका 8 का जो आंसर होगा, इसमें पूछा गया हेक्सा मिथिलीन डाइएमीन एंड सिबेसिस एसिड को हम जब पॉलीमराइज करेंगे तो नायलॉन 6 और 10 का फॉर्मेशन होता है, तो 8 का सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब हम 9 नंबर की बात, तो 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज यूज। तो सबको पता है कि जिगलर नाटा जो कैटलिस्ट होता है वो पॉलीमराइजेशन में होता है, बट किस टाइप का पॉलीमराइजेशन में यूज किया जाता है, तो कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन में यूज किया जाता है। तो 9 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि विच पॉलीमर यूज इन च्युइंगम्स। तो च्युइंगम में कौन सा पॉलीमर को हम यूज करते हैं, तो सिंपल सा इसका आंसर है पॉलीविनाइल एसीटेट, एक सिंथेटिक पॉलीमर है। च्युइंगम बनाने में पॉलीमर का यूज किया जाता है पॉलीविनाइल एसीटेट। तो आपका 10 का आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अब 11 नंबर के क्वेश्चन की बात है, तो 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लिप्टल इज ए पॉलीमर ऑफ। तो ग्लिप्टल किसका पॉलीमर होता है, तो जो ग्लिप्टर पॉलीमर जो होता है वो किसका पॉलीमर होता है, तो इथिलीन ग्लाइकोल एंड थाइलिक एसिड का पॉलीमर होता है। तो 11 का आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी ग्लिप्टर पॉलीमर के लिए। इथिलीन ग्लाइकोल एंड थाइलिक एसिड को हम पॉलीमराइज करते हैं तो ग्लिप्टर का फॉर्मेशन होता है। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग द कंडक्टिंग पॉलीमर। तो इसमें से कौन सा है कंडक्टिंग पॉलीमर, तो जो कंडक्टिंग पॉलीमर आपका डी आपका हो जाएगा कंडक्टिंग पॉलीमर पॉलीएसिटाइलिन, हाँ पॉलीएसिटाइलिन। 12 का आपका डी आंसर हो जाएगा करेक्ट, कंडक्टिंग पॉलीमर पॉलीएसिटाइलिन आपका जो होता है वो कंडक्टिंग पॉलीमर होता है क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि टेफ्लॉन इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन। तो टेफ्लॉन फॉर्म होता है किसके पॉलीमराइजेशन से फॉर्म होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि टेट्राफ्लोरोइथाइलिन के पॉलीमराइजेशन से फॉर्म होता है टेफ्लॉन। तो आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, CF2 डबल बॉन्ड CF2। अब 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए तो 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, 14 नंबर काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इन पॉलीइथाइलिन ऑफ मोलर मास 35,000। तो हमें निकालना क्या है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन किसका निकालना है, पॉलीइथाइलिन का जिसका मोलर मास दे रखा है 35,000 बाय 35,000। तो इसको कैसे हम निकालते हैं मैं आपको बता देता हूं। हाँ तो देख सकते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है MW/MO। तो MW जो होता है वो क्या होता है, पॉलीइथाइलिन का जो मोलर मास दे रखा है 35,000 वो आपका MW हो गया, और MO जो होता है वो पॉलीइथाइलिन का मोनोमर यूनिट का मास होता है, ठीक है। आपका MW दे रखा है, अभी सिर्फ आपको MO निकालना है। तो MO कैसे आप कैलकुलेट करोगे, तो पॉलीइथाइलिन का आपका स्ट्रक्चर इस तरह देखने को मिलती है। तो MO निकालने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कितने कार्बन है, तो कार्बन यहाँ पर आपको 2 है तो 2 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन आपका कितने हैं 4, आपका हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गया। अब कार्बन के मोलर मास कितने होते हैं 12 होते हैं और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो 12 × 2 24 और 4 × 1 4, तो कितने होंगे ऐड करने पर 24 + 4 आपका 28 हो जाएगा। तो सिंपल आपको यही करना है कि DOP मतलब कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन निकालने के लिए MW/MO। तो MW आपको दे रखा है 35,000, यहाँ पे पुट कर दीजिए, और MO मैंने निकाल के लाया हूँ कैलकुलेट किया हूँ 28।
तो यहाँ से आप डिवाइड कीजिए तो आपको 1250 मतलब कि 1250 आपको देखने को मिलेगी। तो 14 का जो आंसर आपको होगा आपको 1250 है, इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आपने सोल्यूशन देख लिया तो इसका आंसर आपको सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 1250। अब 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि गुट्टा पर्चा इज ए ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो गुट्टा पर्चा इज एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है, तो इसका क्या होता है, इसका आंसर जो होगा आपका वो आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, नेचुरल रबर। नेचुरल रबर जो होता है वो एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है, इसके अंदर सिस एंड ट्रांस फॉर्म होती है। तो आपका 15 का आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, नेचुरल रबर। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिस्टलाइन मटेरियल। इसमें बताना कि आप कौन सा क्रिस्टलाइन नहीं है। तो पहले आपको बता दूं क्रिस्टलाइन जो होता है आपको क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन है, आपको चॉक क्रिस्टलाइन है, आपको डायमंड क्रिस्टलाइन है, बट आपका ग्लास जो है वो क्रिस्टलाइन नहीं है क्योंकि इसके अंदर डिसऑर्डर अरेंजमेंट होता है ग्लास के अंदर। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉट क्रिस्टलाइन, तो आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी ग्लास आपका नॉट क्रिस्टलाइन है। अब 17 नंबर क्वेश्चन पे आते तो 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर मेड ऑफ द मोनोमर। तो नेचुरल रबर एक पॉलीमर तो है बट किस मोनोमर से बनाया जाता है, तो सिंपल सा आइसोप्रीन से बनाया जाता है। तो इजी क्वेश्चन था इसके लिए, ठीक है, आइसोप्रीन मोनोमर से ही बनाया जाता है नेचुरल रबर को। और इसका जो हम नाम भी देते हैं 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइइन का नाम देते हैं। तो 17 का जो आपका होगा 17 का जो आंसर आपका सी आंसर आपको करेक्ट हो जाएगी, आइसोप्रीन। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जिगलर-नाटा कटलिस। तो जिगलर-नाटा कटलिस का फॉर्मूला होता है ट्राई इथाइल एल्युमिनियम एटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका आंसर आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी जिगलर-नाटा कटलिस्ट का, ठीक है। अब 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्मोप्लास्टिक। इसमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो ए आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी जो होता है आपको थर्मोप्लास्टिक होता है, पॉलीविनाइल अल्कोहल थर्मोप्लास्टिक होता है, नोवोलैक्स जो होता है आपको थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि नॉट थर्मोप्लास्टिक, तो 19 का जो आंसर आपका सी हो जाएगा, नोवोलैक्स थर्मोप्लास्टिक नहीं होता है। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द हाइड्रोलाइसिस एंड पॉलिमराइजेशन ऑफ डाइक्लोरोमिथाइलसिलेन। डाइक्लोरोमिथाइलसिलेन को हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं या फिर पॉलिमराइजेशन करते हैं तो कौन सा हमें प्रोडक्ट देखने को मिलती है, तो आपको देखने को मिलती है बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, पॉलीडाइमिथाइलसिलोक्सेन आपको प्रोडक्ट देखने को मिलती है। इसका आंसर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन है, इसको हम हाइड्रोलाइसिस किए तो आपको इस तरह से प्रोडक्ट देखने को मिलती है। इसमें कोलिन जो होता है वो रिमूव हो जाता है और OH अटैच होता है, फिर उसके बाद हम पॉलीमराइजेशन करेंगे तो आपको इस तरह से प्रोडक्ट देखने को मिलती है। इसी को हम बोलते हैं पॉलीडाइमिथाइलसिलोक्सेन और इसी को हम बोलते हैं क्या, पॉलीडाइमिथाइलसिलोक्सेन। तो आपका तो 20 का जो आंसर होगा आपका आंसर बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब 21 नंबर क्वेश्चन पे आज 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि फिनोलिक रीजन्स आर फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन। तो फिनोलिक रीजन्स किस रिएक्शन के बीच में बनाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं सिंपल सा आंसर है, पॉलीमराइजेशन क्वेश्चन है कि फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड को जो हम रिएक्ट करते हैं तो हमारा बनता है 4 हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और इसी को हम बोलते हैं फिनोलिक रीजन। तो इसका जो आंसर आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड को हम जब रिएक्ट करते हैं तब हमारा जगह फॉर्मेशन होती है 4 हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। तो आपका 21 का आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 22 एंड 23 क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूं, इसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं मिल पाया जिसकी वजह से मैं स्किप कर रहा हूं। जब आंसर की आ जाए तो वहां से आप मिला सकते हैं। तो सिर्फ मैं 2 क्वेश्चन को मैंने स्किप किया हूं, ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैंने सब आंसर देने की कोशिश किया हूं। अब 24 नंबर क्वेश्चन पे आज 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया प्लास्टिक एंड इलास्टोमर डिफर ड्यू टू द प्रॉपर्टीज। तो प्लास्टिक और इलास्टोमर में क्या डिफर होता है, इसका क्या वजह होती है, तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा 24 का वो आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है इसका सबसे बड़ा डिफर प्लास्टिक एंड इलास्टोमर का, ठीक है। और 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रबर। तो रबर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। सबसे पहले हम बता दो आपका जो नन क्रिस्टलिनिटी होता है वो आपका रबर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। बी आपका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। 25 का आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है वो रबर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। केमिकल रेसिस्टेंट भी रबर का कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड लो सॉफ्टनिंग टेम्परेचर भी जो होता है वो रबर का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। बट आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है आपका बी जो है वो आपका रबर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। तो आपका 25 का जो आपका आंसर होगा आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। 26 नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया ज्योमेट्रिकल ऑफ NiCN4 2- और NiCl4 2-। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन है। तो आपको आंसर आपको पहली आंसर मिल जाएगा कि हाँ NiCN4 जो होगा वो आपका स्क्वायर प्लेनर होगा और NiCl4 जो होगा वो आपका टेट्राहेड्रल होगा।
26 का जो आंसर आपका होगा वो आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 26 का। अब क्यों ऐसा होता है, तो NiCN4 में क्या होता है कि निकेल जो होता है +2 पे होगा, इसमें भी निकेल +2 पे होगा, सिंपल सी बात है। तो 4s2 3d8 होता है, तो 4s2 3d8 होगा, 3d8 इसमें भी होगा, 3d8 इसमें भी होगा। इसमें फर्क ये होता है कि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है पेयरिंग होता है, और पेयरिंग होने की वजह से ये DsP2 का फॉर्मेशन करती है NiCN4 और कोलिडीन जो होता है वो आपको कोलिडीन एक वीक लिगेंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल्डअप करता है, और इसका जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका sp3 देखने को मिलती है NiCl4 के अंदर। तो NiCN4 के अंदर हाइब्रिडेशन क्या होता है, DsP2 देखने को मिलती है, तो इसका आपका स्क्वायर प्लेनर होता है, और NiCl4 के अंदर sp3 देखने को मिलती है जिसमें टेट्राहेड्रल होता है। तो 26 का आंसर आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। अब 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको बताना है और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी बताना है। किसका बताना है, COF6 का आपको बताना है, मैग्नेटिक मोमेंट भी और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो फ्लोरीन आपका एक वीक लिगेंड होता है, तो कोबाल्ट पे कितने चार्ज हो जाएंगे, तो कोबाल्ट पे आपका 3 आएगा, तो कोबाल्ट +3, तो कोबाल्ट का क्या होता है 4s2 3d7 होता है, तो 4s2 3d7 होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन जब लूज करेंगे तो 8 से 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगा और 7 से 1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो 3d6 आपको देखने को मिलेगी, कोबाल्ट के अंदर 3d6 देखने को मिलेगी। तो अब इलेक्ट्रॉन अपने फिल्डअप करेगा इलेक्ट्रॉन इसमें, तो आपको इस तरह से आप इसमें इलेक्ट्रॉन फिल्डअप करना, 6 इलेक्ट्रॉन फिल्डअप करना पड़ेगा। तो वीक लिगेंड है तो आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल्डअप करना, 1 इसमें 2 3 4 5 और इसमें एक 6 इलेक्ट्रॉन। हाँ, फिर इसमें आपको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में आपको पेयरिंग करना होगा। तो पेयरिंग की तो आप यहां से देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आपको 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रही है। तो आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 होगा और इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो 4.47 आपका होगा, आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 27 का। अब 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द कंपाउंड विच एग्जिबिट जेटीडी मतलब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। इसमें बताना है कि ऑप्शन में कौन सा जेटीडी को फॉलो कर रही है, कौन सा एग्जिबिट कर रहा है जेटीडी। तो इसमें क्या है ना कि जेटीडी निकालने के लिए आपको अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन देखना पड़ता है, जिसमें आपको अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगी, वो आपका जेटीडी को फॉलो करेगी। तो आपको कैसे आपको देखना, मैं आपको बता देता हूं सोल्यूशन के साथ। तो 28 में देख सकते हैं, पहला जो कंपाउंड था आपको MnH2 था, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि H2 एक आपको न्यूट्रल लिगेंड होता है, 0 होगा, तो Mn+2 होगा, तो Mn+2 होगा तो Mn का 4s2 3d5 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे S से, तो 4s0 3d5 देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे सिंगली इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वीक लिगेंड है तो सिंगली इलेक्ट्रॉन को फिलअप करोगे तो T2G और EG में आपको सिमेट्रिकल देखने को मिलेगा। तो आपका A जो होगा वो आपका जेटीडी को फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, बी ऑप्शन में चेक करते थे, बी ऑप्शन में आपको दे रखा था NiCN4 तो NiCN4 है, तो यहाँ पर आप देखिएगा साइनाइड -1 होता है, तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, तो Na+2 में आएगा। तो Na के जो आपका जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d8 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम लूज करें तो S से 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो 3d8 बचेगा, तो 3d8 बचे तो कैसे इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे, तो साइनाइड जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में क्या होता है पेयरिंग इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना पड़ता है, तो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन फील्ड किए और यहाँ पे फिल किए, तो T2G आपका तो सिमेट्रिकल हो गया, T2G आपका सिमेट्रिकल हो गया, बट EG आपका अनसिमेट्रिकल हो गया। तो इस हिसाब से आपका बी जो होगा आपको अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगी, और बी जो ऑप्शंस होंगे वो आपको जेटीडी को एग्जिबिट करेगा। ठीक है, अब सी में देखते हैं, तो सी ऑप्शन में क्या दे रखा था, COCN6 का होल 6 3- दे रखा था। तो सिंपल सा बात है, कोबाल्ट में +3 चार्ज देखने को मिलेगी, और कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d6 आपको 4s2 3d7 देखने को मिलती है कोबाल्ट का। तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो S से 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगी, और 1 इलेक्ट्रॉन D से लूज होगा, तो D7 से 1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो D6 में आएगी, तो D6 आपको देखने को मिलेगा। तो साइनाइड वैसे भी आपको क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है, जिसमें पेयरिंग फील्डअप होगा, तो पेयरिंग फील्डअप करने के यहाँ पर देख सकते हैं T2G आपका सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन देखने को मिली है, तो सी भी ऑप्शन आपको एग्जिबिट नहीं करेगा जेटीडी को। डी ऑप्शन में देख सकते हैं, डी ऑप्शन में दे रखा है MnH2 को होल 6 +3 चार्ज दे रखा था, Mn+3 चार्ज पे आएगा, आप निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का, तो ठीक है, तो Mn+2 +3 चार्ज में आएगा, तो Mn के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d5 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको S से देखने को मिलेगी, बाकी 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो आपको D से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 4 बचेगी, तो 4 आपका इलेक्ट्रॉन देखने को मिली है। तो आपको वाटर आपका वीक लिगेंड है, तो आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलअप करेगा, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलअप करेगा, तो यहाँ पर देख सकते T2G आपका तो सिमेट्रिकल है,
ठीक है, बट आपका Eg जो है आपका अनसिमेट्रिकल है। तो यहां पर देख सकते हैं ये भी आपको जेटीडी को एग्जिबिट कर रहा है, बट यहां पर आपको दो एग्जिबिट कर रहा है, एक बी भी एग्जिबिट कर रहा है जेटीडी को और एक डी भी आपको एग्जिबिट कर रहा है जेटीडी को। बट यहां पर आप इसका सुटेबल आंसर आपका बी आंसर, हाँ बी ऑप्शन इसका आंसर सुटेबल हो जाएगी। अब क्यों होगी? क्योंकि इसके अंदर पेयरिंग है, पेयरिंग अनसिमेट्रिकल हो रहा है, और डी ऑप्शन के अंदर आपको अनपेयरिंग अनसिमेट्रिकल हो रहा है। तो आपने जेटीडी में पढ़ा होगा तो उसमें लिखा गया है कि जो पेयरिंग अनसिमेट्रिकल को ज्यादा प्रीफर दी जाती है एज कंपेयर अनपेयरिंग अनसिमेट्रिकल के अकॉर्डिंग। तो इसके जो आंसर आपका होगा, आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 28 का। 28 का आप सॉल्यूशन देख चुके हैं, तो सॉल्यूशन इसका आपका आंसर आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, डी नहीं होगा, बी होगा, इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 28 का। ठीक है, अब 29 की बात है तो 29 बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछा गया है Fe का मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, और आपको ये कंपाउंड दे रखा है। तो सिंपल सा बात है, आप इजी वे में निकाल सकते हैं, जिसको आपको निकालना है उसको एक सपोज कीजिए, और OH -1 में होता है, साइनाइड -1 में होता है, और Cl -1 में होता है, इज इक्वल टू -3। हाँ, एक्स हो गया तो -1 हो गया, और साइनाइड -1 होता है। ठीक है, बट वहां पर क्या है, 4 साइनाइड है, तो 4 इंटू -1 तो -4, और -Cl का हो गया, इज इक्वल टू क्या होगा, -3। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद x निकालेंगे तो 4 और 2 6, तो आपको 6 हो जाएगा, 6 में से आपको 3 जाएगा तो कितना बचेगा, आपको x3 होगा। तो आपको 29 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 3। ठीक है, अब 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कंप्लेक्स दैट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल। तो इस ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, तो Mn का क्या होता है, 4s2 3d5 होता है। तो 4s2 3d5 कितना होता है, तो आपका 5 2 7 इलेक्ट्रॉन आपका मैग्नीज का हो जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया तो 5 और 2 10 हो गया, और 10 7 17 हो गया, तो 17 इलेक्ट्रॉन को फॉलो किया, तो ये नहीं होगा। बट डी में देख सकते हैं, डी में आपको 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगी। ठीक है, कैसे फॉलो करेगी, तो 4s2 3d6 8 इलेक्ट्रॉन, और 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो 10 और 8 कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये हो गया कि 13 का जो होगा 18 इलेक्ट्रॉन का जो फॉलो कर रही है वो आपका डी फॉलो कर रही है, FeCO का होल 5। तो 13 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है इन लीनियर नाइट्रोसिल NO एक्ट एज, मतलब कि लीनियर नाइट्रोसिल किस तरह से बिहेव करता है। तो नाइट्रोसिल जो होता है वो 2 टाइप्स में होता है, एक लीनियर होता है, एक बेंट होता है। लीनियर में होता है क्या है कि लीनियर में 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और बेंट नाइट्रोसिल के अंदर क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डोनर होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि लीनियर, तो लीनियर के लिए 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, तो आपका ऑप्शन आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी 31 का। ठीक है, अब 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एज लिगेंड Cl- एक्ट एज, तो लिगेंड जो होता है Cl- वो किस तरह से बिहेव करता है, तो बोथ सिग्मा एंड पाई डोनर, तो आपका सिग्मा डोनर भी आपको बिहेव करता है और पाई डोनर भी बिहेव करता है, तो दोनों बिहेव करता है। इसका रीजन ये होता है कि क्लोरीन के पास काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और उसमें डी इलेक्ट्रॉन वैकेंट भी होता है, जिसकी वजह से सिग्मा भी डोनर करता है और पाई भी डोनर करता है। तो 32 का आंसर आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट जैसे सॉल्ट। तो जैसे सॉल्ट में बताना है कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, इट इज फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है, 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करती है जैसे सॉल्ट। कितने इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रही है जैसे सॉल्ट, 16 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करती है जैसे सॉल्ट। याद रखिएगा, 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करती है, 16 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करती है। और बी ऑप्शन में देख सकते हैं, इट इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये आपका सही है कि जैसे सॉल्ट जो होता है आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, ये आपका ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन में देख सकते हैं, सी ऑप्शन में पूछा इट इज डायमैग्नेटिक, ये आपका डायमैग्नेटिक नेचर भी होता है, ये भी सही है। और डी ऑप्शन में देख सकते हैं कि इथिलीन लिगेंड इज परपेंडिकुलर टू PtCl3 प्लेन, ये भी आपको सही है। बट इस क्वेश्चन पूछा गया कि नॉट करेक्ट, मतलब इसमें कौन सा सही नहीं है। बट आपका बी सी डी आपका सही ऑप्शन सही करेक्ट है। नॉट करेक्ट जो आपका है वो आपका ए आंसर आपका नॉट करेक्ट होगा। तो 33 का जो आंसर आपका होगा फाइनली जिसका आंसर होगा आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन प्रेजेंट इन कार्बोनिक अनहाइड्रेस। बहुत इजी क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कार्बोनिक अनहाइड्रेस के अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, तो जिंक मेटल प्रेजेंट होता है, वो भी +2 चार्ज में। तो 34 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया स्टोरेज ऑफ आयरन इन द बॉडी इज कैरिड बाय। तो याद रखिएगा, स्टोरेज ऑफ जो आयरन होता है वो आपका फेरेटिन, आपका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। फेरेटिन के अंदर क्या होता है, एक मेजर आयरन स्टोरेज प्रोटीन होता है जो लीवर एंड बोन नैरो के अंदर प्रेजेंट होता है।
तो जो एस्ट्रोजा ऑफ आयरन जो होता है वो फेरेटीन में ही होता है, फेरेटीन इसका होगा आंसर, ठीक है। 35 का बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 36 नंबर क्वेश्चन पूछा कि हेमोग्लोबिन एक्ट एज, तो हेमोग्लोबिन जो होता है वो आप किस तरह एक्ट करता है, ऑक्सीजन ट्रांसफर का एक्ट करता है, और मायोग्लोबिन जो होता है वो आप ऑक्सीजन स्टोरेज का एक्ट करता है। बट इसमें क्वेश्चन पूछा गया है हेमोग्लोबिन का, तो हेमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन ट्रांसफर मतलब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का वो एक्ट करता है। तो 36 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज लीनियर शेप, तो किसका लीनियर शेप होता है, सिंपल सा आपका CO2 का आपका लीनियर शेप होता है। तो 37 का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं तो 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें पैरामैग्नेटिक है। तो पहले मैं बता दूं N2, तो N2 कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और O2 के 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और CO कितना होता है, CO में आपका कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन CO में भी होता है। और डी में ऑप्शन देख सकते हैं C2 जो होता है, C2 के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसका पैरामैग्नेटिक है, तो हमने अपने 12th में पढ़ा होगा कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैसे पहचानते हैं। तो जो इवन इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका डायमैग्नेटिक होता है, और जो ऑड इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका पैरामैग्नेटिक होता है। तो यहाँ पर एक्सेप्शन ये होता है कि आपको इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन देखने को मिलती है कि इवन इलेक्ट्रॉन होते हुए भी आपका पैरामैग्नेटिक शो करता है। वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इवन होते हुए भी पैरामैग्नेटिक शो करता है, वो 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन, जो 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन वाले जो होते हैं वो इवन होते हुए पैरामैग्नेटिक शो करते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया B2 और 16 इलेक्ट्रॉन हो गया O2, तो ये दोनों जो B2 और O2 जो होता है वो इवन इलेक्ट्रॉन होते हुए भी पैरामैग्नेटिक शो करता है। तो इसका जो आंसर आपका होगा आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, O2 यहाँ पर पैरामैग्नेटिक शो करता है। तो 38 का बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल जो डिपेंड करता है, अब याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं इसको याद करते हैं कि Na2 का इतना बॉन्ड एंगल होता है, Na2 प्लस का इतना बॉन्ड एंगल होता है, और Na2 माइनस का इतना बॉन्ड एंगल होता है। तो याद करने की जरूरत नहीं, याद किसी को रहती नहीं जल्दी। मैं आपको बता दूं इसका कॉन्सेप्ट कि बॉन्ड एंगल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोन पेयर का, जितना लोन पेयर होगा उतना बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो सिंपल सा बात है कि Na2 माइनस के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, NO2 माइनस के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसमें लोन पे प्रेजेंट होता है, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। Na2 प्लस के अंदर क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, तो लोन पेयर भी कम होती है, या लोन पेयर कम होने की वजह से क्या होता है, इसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाती है। तो सिंपल सा बात है कि Na2 माइनस जो होगा उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, और Na2 प्लस का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें Na2 प्लस ज्यादा है, तो बी और डी आपको ऑप्शन में देखने को मिल रही है, जिसमें Na2 प्लस आपको देखने को मिल रही है ग्रेटर, और Na2 माइनस किसमें आपको देख रहा है सबसे कम, तो आपका डी में देखने को मिल रही है। तो इसका आंसर आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। Na2 प्लस का सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल, उससे कम Na2 और सबसे कम Na2 माइनस का। मैं आपको बता दूं कि Na2 प्लस का जो बॉन्ड एंगल होता है वो आपको 180 डिग्री होता है, और NO2 का बॉन्ड एंगल जो होता है वो आपको 1334 होता है, और NO2 माइनस जो बॉन्ड एंगल होता है वो आपको 115 होता है, मतलब कि 115 आपका बॉन्ड एंगल होता है NO2 माइनस का। तो यहां से आप देख सकते हैं, तो आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 39 का। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है अमॉन्ग द फॉलोइंग स्पीशीज व्हिच द फॉलोइंग प्रेजेंट ऑफ करेक्ट सेट ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होता है। आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगी आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आप निकाल सकते हैं कार्बन 6 और CO का निकाल सकते हैं, तो CO का कितने इलेक्ट्रॉन होगा, कार्बन 6 और ऑक्सीजन कितना होगा 8, तो 14 इलेक्ट्रॉन, और NO प्लस में देख सकते हैं नाइट्रोजन कितना होगा 7 और ऑक्सीजन कितने होगा 8, तो 8 15, और NO प्लस है तो 15 में से 1 घटेगा तो 14 इलेक्ट्रॉन, और साइनाइड में देख सकते हैं कार्बन 6 और नाइट्रोजन 7, तो 7 6 13 और एक माइनस है तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, और C2 2 माइनस देख सकते हैं 12 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन। तो आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 14 इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिल रही है, तो 14 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब 41 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से, काफी क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया है। ग्राउंड स्टेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दे रखा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी किसका निकालना है, हाइड्रोजन एटम का थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो सिंपल इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जेड जो होगा 1 होगा किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड जो होता है 1 होता है, और यहाँ पर एन जो होगा वो एन आप यहाँ पर एन जो होगा आपको एन इक्वल टू 3 होगा, क्योंकि 3 होगा कि यहाँ पर थर्ड एक्साइटेड स्टेट दे रखा है, तो एन इक्वल टू आपको 3 होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो -13.6 इंटू जेड का 1 हो जाएगा, और तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और n 3 होगा तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 41 का।
अब 42 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजेंस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है टॉप टू बॉटम जो होता है वो डिक्रीज करता है, तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता है, तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा फ्लोरीन और उससे कम फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन और उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन होगा इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बट लेकिन ये आपका इनऑर्गेनिक चैप्टर का क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा कि इनऑर्गेनिक में क्या होता है, इनऑर्गेनिक के अंदर आपको एक्सेप्शन ज्यादा देखने को मिलती है, तो इतना आसानी नहीं है इनऑर्गेनिक को समझना कि टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा होगा, उससे कम क्लोरीन होगा, उससे कम ब्रोमीन, उससे आयोडीन है। नहीं, अगर इस चक्कर में रहोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगी, तो इस चक्कर मत रहिए। इसके अंदर एक्सेप्शन होता है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा नहीं होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लोरीन सबसे ज्यादा होता है और उससे कम फ्लोरीन होता है और उससे कम आपका ब्रोमीन होता है और सबसे कम आपका आयोडीन होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, यही एक्सेप्शन है और यही इनऑर्गेनिक का खेल है। इतना आसान नहीं है जो आप टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर दोगे आंसर आप दे दोगे। तो इसका आंसर आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। क्लोरीन सबसे ज्यादा, उससे कम फ्लोरीन और उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम आपका आयोडीन होगा, तो बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। इसका रीजन सिंपल सा है कि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा हो जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड नहीं हो पाती है, और क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा होता है और उसमें डी इलेक्ट्रॉन सबसे खाली भी होती है, इम्पटी होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ही होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड की जाती है इन आइसोलेटेड गैसेस एटम। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 42 का आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 43 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि द मॉलिक्यूल विच हैज द जीरो डायपोल मोमेंट। तो जीरो डायपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है कि नॉन पोलर। नॉन पोलर किसमें है, तो सिंपल सा आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, CCl4। CCl4 आप स्ट्रक्चर बना के देखो, आपका नॉन पोलर देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉन सब अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा जिसमें आपका डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा और डायपोल मोमेंट आपका जीरो हो जाएगा। तो आपका 43 का आंसर आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसका जो आंसर निकालने के लिए आपको हाइड्रोजन हाइड्राइड से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हाइड्रोजन हाइड्राइड में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिसका जितना ज्यादा साइज होता है हाइड्रोजन का, एंड प्रोटॉन जो होता है वो आपका क्या होता है कंप्लीटली आयनाइज होता है और वहां से प्रोटॉन रिलीज भी हो जाता है, वहां पर से एसिडिक स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। तो सिंपल सा बात है, इसके जो आंसर आपको होने वाली है, हाँ, तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो होगा सबसे ज्यादा आपको एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो यहाँ पर आपको HI सबसे ज्यादा, उससे कम HBr, उससे कम HCl और सबसे कम HF होगा। तो आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 44 का आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द स्ट्रक्चर ऑफ XeF6 जेनन हेक्साफ्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सिंपल सा आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं और बनाने के बाद आपको देखने को मिलेगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो इसका जो आंसर होगा वो 45 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है व्हिच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सीडो हाइलाइड। तो सीडो हाइलाइड हम किसको बोलते हैं, पहले मैं आपको बता दूं। तो सीडो हाइलाइड उसको बोलते हैं जिस मॉलिक्यूल के अंदर 1 नाइट्रोजन कंटेन करता हो। तो सीडो हाइलाइड उसी को बोलते हैं जिसको हम फर्जी हाइलाइड भी बोलते हैं, फर्जी हाइलाइड भी बोलते हैं। तो सीडो हाइलाइड सिंपल से आपको पहचानने के लिए कि आपको सीडो हाइलाइड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 नाइट्रोजन एटम। तो जिस ऑप्शन के अंदर में कम से कम एक नाइट्रोजन एटम आपको इन्वॉल्व है या कंटेन है वो आपका सीडो हाइलाइड होगा, और जिसमें नहीं है नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट वो आपका सीडो हाइलाइड नहीं होगा। तो ए में आपका साइनाइड है, तो साइनाइड आपका सीडो हाइलाइड होता है, तो आपका ए आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन में OCN है, तो इसमें भी आपको नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो ये भी एक सीडो हाइलाइड होता है। OCN माइनस, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होने वाला है। हाँ, सल्फाइड 2 माइनस, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो आपका ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। आप डी आंसर में देख सकते हो, डी आंसर में आपको N3 माइनस है, ये आपका सीडो हाइलाइड होता है, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो आपका डी आंसर नहीं होगा। तो 46 का आपका सी आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा कि लैंथेनाइड हाइड्राइड ऑफ द फॉर्मूला ऑफ LNH2। तो LNH2 जो होता है आपको लैंथेनाइड हाइड्राइड हो, इसमें क्या जो आपका स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें कौन सा आपका सही है और कौन सा आपका गलत है हमें बताना था। हमको सही बताना है। तो ऑप्शन ए में दे रखा कंटेन लैंथेनाइड मेटल इन ऑक्सीडेशन स्टेट, नहीं, ये गलत होगा कि ये लैंथेनाइड जो होता है वो आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो ये गलत हो गया। पोजेस 3 डायमेंशनल कोवैलेंट स्ट्रक्चर, ये भी गलत हो गया। सी में ऑप्शन देख सकते हैं आर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मटेरियल, ये आपका आंसर आपका सही है, आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। ये आपका सही है कि LNH2 जो होता है लैंथेनाइड हाइड्राइड जो होता है
वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मटेरियल्स होता है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 48 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इसमें अगर आपको मालूम रहेगा इस एलिमेंट के बारे में, तभी आप बता पाइएगा कि इसमें कौन सा इसका पैरामैग्नेटिक है। EU+2 है या फिर LU+3 है या CE+4 है या फिर YB+2 है, इसमें कौन सा पैरामैग्नेटिक है, अगर आपके बारे में मालूम है, आपको मालूम है तभी। बट इसके जो आंसर होगा, आपका आंसर जिसका होगा वो 48 का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। EU+2 जो होगा वो आपका पैरामैग्नेटिक होता है। अब कैसे होता है मैं आपको सोल्यूशन दिखाने की कोशिश करता हूं। तो 48 का सोल्यूशन देख सकते हैं कि EU+2, तो EU जो होता है वो आपका 63 आपका एटॉमिक नंबर होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको ये देखने को मिलती है Xenon 4f7 और 6s2। तो जब दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे तो यहां से S से दो इलेक्ट्रॉन निकलने को देखने को मिलेगी, तो हमारे सिर्फ बचेगा कितना, 4f7 बचेगी सिर्फ। तो 4s7 बचेगा, तो यहां पर देख सकते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन आपको f सेल में है, तो ये आपका ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसमें पैरामैग्नेटिक होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए होगा EU+2, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक शो करेगा। अब उसके बाद देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन में, बी ऑप्शन में LU+3, तो LU+3 का एटॉमिक नंबर 71 होता है और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख सकते हैं Xenon 4f14 5d1 6s2 होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन हम लूज करेंगे तो आप यहां से 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगी लूज करते हुए, 5d1 और 6s2 से इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगी, और जो बचेगा इलेक्ट्रॉन आपको 4f14 बचेगा। तो 4f14 आपका क्या है, मतलब कि इवन है, तो यहां पर डायमैग्नेटिक शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सी ऑप्शन में देख सकते हैं तो Ce+4 है, तो Ce के जो एटॉमिक नंबर होता है 58 होता है और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख सकते हैं Xenon 4f1 5d1 6s2। तो 4 इलेक्ट्रॉन को हम रिलीज करेंगे तो आपको यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगी, 4f1 5d1 6s2 से आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगी, बाकी बचेगा आपको Xenon। तो Xenon आपको 54 होता है, तो ये भी आपका डायमैग्नेटिक शो करती है। अब YB की बात है, YB की बात करते हैं तो YB जो आपका एटॉमिक नंबर 70 होता है और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख सकते हैं, तो यहाँ पर Xe 4f14 6s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो आपको 6s2 से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगी, बाकी बचेगी 4f14। तो 4f14 जो होगा वो आपका क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो इसका जो आंसर आपका होगा, आपका 1 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। तो फाइनली 48 का जो आंसर होगा आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। सिंपल से आपका आंसर मालूम चल गया होगा, 48 का ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बोराजिन। बोराजिन के बारे में बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन जो नोट करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है कि इट इज ऑल्सो नॉन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये आपका सही है कि बोराजिन को हम इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, ये आपका सही है। बी ऑप्शन में देख सकते हैं तो बी ऑप्शन में पूछा गया इट इज आइसो स्ट्रक्चर विथ बेंजीन, ये भी आपका सही है कि बोराजिन और बेंजीन दोनों सेम स्ट्रक्चर को देखने को मिलती है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है, करेक्ट है। बट क्वेश्चन पूछा गया नॉट करेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन में देख सकते हैं, सी ऑप्शन पूछा गया इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ बेंजीन, ये भी आपका सही आंसर है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि बोराजिन एंड बेंजीन के बीच में आप देखिएगा आइसो इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो आपको दोनों इलेक्ट्रॉन आपको सेम देखने को मिलेगी। 42 आपका 42 आपका बेंजीन का भी इलेक्ट्रॉन देखने को मिलती है और बोराजिन का भी 42 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलती है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो होता है बेंजीन एंड बोराजिन का सेम ही रहता है। डी ऑप्शन देख सकते हैं, डी ऑप्शन में पूछा इट इज मोर एरोमेटिक देन बेंजीन, इसमें पूछा गया कि बोराजिन मोर एरोमेटिक होता है बेंजीन से, ये ऑप्शन आपका गलत है, ये गलत होगा कि बेंजीन एरोमेटिक सबसे ज्यादा होता है बोराजिन से, बट यहां पूछा गया कि बोराजिन मोर एरोमेटिक होता है, तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसलिए कि एरोमेटिक जो होगा आपका बेंजीन एरोमेटिक सबसे ज्यादा होगा बोराजिन से, तो इसका जो आंसर होगा फाइनली आंसर होगा 49 का नोट करेक्ट जो होगा वो आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन डायबोरेन, तो डायबोरेन के अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड होते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आपको डायबोरेन का स्ट्रक्चर है, B2S6 का स्ट्रक्चर है, और यहां पर देख सकते हैं यही आपका जो होता है, ये जो ब्रिज होता है यही आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है और ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो BHB और BHB जो आपको देखने को मिल रही है ब्रिज में वो आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको कितने देखने को मिल रही है, एक यहां देखने को मिल रही है, एक यहां देखने को मिल रही है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपको कितना हुआ, 2 आपका हो गया 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन डायबोरेन मतलब B2S6 का। तो 50 का जो आंसर आपका होगा, आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 2।
तो आई होप 1 से लेकर 50 तक मैंने क्लियर कर दिया हूं। बाकी आपको जो 50 से लेकर के 100 तक मैं क्लियर करूंगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। इसके अगले दिन आपको नेक्स्ट वीडियो आपको आ जाएगी, ठीक है, 50 से लेकर 100 तक। तो जिसका जितने स्कोर बन रहे हैं प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा आपको कितना स्कोर बन रहा है। उसी हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको कितने मार्क्स आने पर आपको जेएमआई के अंदर ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में और फिजिकल में आपको एडमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितने मार्क्स में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज आपको जितने आपको सही मिल रही है मेरे वीडियो के अनुसार तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको ज्यादा काफी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।